लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पेपर 1। पेपर 1 यानी कि कौन सा है? JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। अगर बेसिक बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें लॉ है, कंप्लीटली लॉ, और अलग अलग लॉ है, अलग अलग एक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कंपनी लॉ की तो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट में सिर्फ एक एक्ट की बात करेंगे, ठीक है? वो एक एक्ट कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही होता है नॉलेज ऑफ लॉ। जब हम लॉ की नॉलेज लेते हैं, जब हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, उसी को ही क्या, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग अलग अलग लॉ पढ़ेंगे। जितने अलग अलग चैप्टर हैं वो एक्चुअल में अलग अलग लॉ हैं, ठीक है? और उन चैप्टर का आपस में लिंक नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट के सारे चैप्टर्स लिंक्ड होंगे। क्यों लिंक्ड होंगे? क्योंकि वो एक्ट एक ही है, ओके? लेकिन अगर हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ की बात करेंगे तो यहाँ जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब अपने आप में सेपरेट एक्ट है, ओके? दूसरी बात, JIGL, आपको शायद पता होगा ये बात, अभी थोड़े दिन पहले कोर्स अमेंड हुआ था, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है आपको, और आपको देखते हुए उन्होंने इस कोर्स को कम कर दिया। उन्होंने कहा इनसे ना हो पाएगा, है ना? सिर्फ आपके लिए स्पेशली पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कुछ चैप्टर्स को, 4-5 चैप्टर्स थे, उनको हटा दिया गया है JIGL के सिलेबस से। तो JIGL ही वो सिलेबस है, वो कोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो वो सिलेबस आपका कम कर दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको कम पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपका वो लकी लॉट है जिनको EAT में भी कम सिलेबस मिला, EAT उनका नया वाला एप्लीकेबल नहीं हुआ, MCQ वाला हुआ, और फिर जब आप एग्जीक्यूटिव में आए तो एग्जीक्यूटिव का भी कोर्स कम कर दिया गया। आई एम श्योर आपने बहुत सारे यज्ञ किए होंगे, व्रत रखे होंगे, है ना, कि हम ऐसे तो एक बार में पास नहीं होंगे, कोर्स को इजी करा दो, ओके? सो फाइनली नाउ विद JIGL, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को समझनी है कि हमें लॉ का इंटरप्रिटेशन सीखना है। What do we mean by the word interpretation of law? इंटरप्रिटेशन समझे क्या हुआ? लॉ में जो लिखा है उसको पढ़ के उसका मतलब समझना, इस वर्ड को बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। और कंपनी सेक्रेटरी या लॉ के एक्सपर्ट का मेन काम बताओ क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लॉ सबसे डायनामिक सब्जेक्ट है, ये चेंज होता रहेगा। आज ये लॉ है, हो सकता है कल कोई नया एक्ट आ जाए, लेकिन एक चीज जो आप सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? इसका इंटरप्रिटेशन, ओके? तो हमें फोकस किस चीज पे करना है? लॉ की भाषा को समझना। जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें आपको आपके बुक की लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी सी टफ लगे, हो सकता है उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे आप इस लैंग्वेज से यूज टू हो जाएंगे, ओके? ये जो लैंग्वेज है ये एक्ट की लैंग्वेज है। पहले हमको बताओ एक्ट क्या होता है। आई थिंक थोड़ा बहुत सर ने कल समझाया होगा। व्हाट इज एन एक्ट? जैसे हम लोग कहते हैं कंपनीज एक्ट, तो व्हाट इज एन एक्ट? बिल पास बाय द पार्लियामेंट, ओके? तो जैसा कि आई थिंक सर ने डिस्कस किया होगा, पहले कोई एक टॉपिक अराइज होता है, ठीक है, उसके लिए कमिटीज बनती हैं, फिर उसका एक बिल बनता है, फिर वो बिल पास होता है, और पास होने के बाद फाइनली किसकी असेंट लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट की। जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो बिल फाइनली क्या बन जाता है? एक्ट। और एक्ट बनते ही वो लॉ बन गया जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया, ठीक है? अब इस एक्ट के अंदर की बात करें, हम लोग एक्ट के अंदर क्या देखते हैं? क्या होते हैं? सेक्शंस। सब लोग सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन 1 देखा है किसी ने? सोचो सोचो, थोड़ी तो लॉ पढ़ी है EET में इधर उधर की। सेक्शन 2 देखा है? अच्छा, 2 आता था, हाँ 2 आता था, 3 आता था। अच्छा ये बताओ लाइन से आते थे सेक्शन? आपने जितनी भी लॉ पढ़ी उसमें कहीं लाइन से सेक्शन आते थे? 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे तो नहीं आते थे ना? कभी 56 आ गया, कभी 230 आ गया, ठीक है, ये भी बात ठीक है। और 1 कहाँ चला जाता है? 1 होगा, जिसका 2 है उसका 1 तो होगा ही होगा। 1 ना कभी आया, ना कभी आपने पूछने की जरूरत समझी, हमसे क्या मतलब, होगा कुछ 1। कहाँ जाता है सेक्शन 1? और ये सारा एक्ट होता कहाँ है? लाइन से कहाँ लिखा होता है? कहाँ लिखा होता है? कहीं कोई कुछ ऐसी बुक भी होती होगी जिसमें सारा लाइन से लिखा होता होगा, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉक्यूमेंट है बेटा जिससे देश चलता है। प्रीएम्बल तो प्रीफेस हो गया बुक की स्टार्टिंग का। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड बेयर एक्ट? बेयर एक्ट वर्ड सुना है? बेयर एक्ट का मतलब होता है वो ओरिजिनल एक्ट, जब बिल पास होके एक्ट बनता है। हम अभी आपको ये भी बताएंगे हम ये सब आपको क्यों समझा रहे हैं,
जब बिल पास होके एक्ट बनता है तो वो एक ओरिजिनल एक्ट बन गया जिसमें सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, लाइन से सारे सेक्शंस है और ये सारे सेक्शंस जिस बुक में कंटेन्ड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बेयर एक्ट। ओके, हर एक्ट का बेयर एक्ट होता है, जैसे कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का बेयर एक्ट है, सबका अपना अपना एक्ट होता है। वो पूरी किताब होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहां से रेफरेंस लेके आपकी बुक बनाई गई है। ठीक है, तो उस बेयर एक्ट में सारे सेक्शंस हैं, उन सारे सेक्शंस में से जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो आपके बुक वालों ने क्या किया? आपके इंस्टीट्यूट ने उठा के आपके लिए दे दिया। ओके, आप जब सीएस बन जाएंगे और आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप किसको देख के बताओगे? अपनी बुक संभाल के रखोगे? क्लाइंट आएगा तो क्या करे? एग्जीक्यूटिव की बुक ढूंढोगे? फिर कहां से पढ़ के बताओगे लॉ? बेयर एक्ट अभी तक 1 मिनट पहले तक तो आपको पता ही नहीं था बेयर एक्ट क्या होता है, और अब बातें देखो बेयर एक्ट देख के बता देंगे। आपको समझ में आया आपको क्या रेफर करना है? कभी आप लॉयर सीएस के ऑफिसेस देखिए, वहां मोटी मोटी किताबें देखी हैं आपने? वही होता है बेयर एक्ट। ओके, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट की खास बात समझो, बेयर एक्ट में कहीं बेयर एक्ट लिखा नहीं होता। बीच में क्या होने लग गया था? बच्चों ने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, प्रोफेशनल हो गए, पास हो गए। जब वो इंटरव्यू, ये सच्चाई की सच बात बता रहे हैं आपको, जब वो इंटरव्यू देने गए तो एग्जामिनर ने एक बार, मतलब इंटरव्यूअर ने एक बार पता है क्या क्वेश्चन पूछ लिया उससे? बस इतना कहा कि वो अल्मेरा से जाके कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट ले आओ, बस इतनी बात कही उससे। ठीक है, अब बच्चे को पता ही नहीं बेयर एक्ट होता क्या चीज है, जैसे अभी 1 मिनट पहले आपको नहीं पता था क्योंकि ये किसी कोर्स में टॉपिक पे तो है नहीं। अब उसने सोचा चलो ठीक है किताबी तो ढूंढनी है, वो पूरी शेल्फ पे वो किताब ढूंढने लग गया जिसमें बेयर एक्ट लिखा हो। बेयर एक्ट में बेयर एक्ट कभी लिखा ही नहीं होता है। कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट में क्या लिखा होगा? कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलो वो भी एनी हाउ लेके आ गया। अब उससे कहा भैया सेक्शन 200 खोल दो। ठीक है, उसने कहा अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पन्ने पलटने लग गया, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 200 तक पहुंचा। इससे इंटरव्यूअर को यह समझ में आ गया कि जिंदगी में पहली बार इसने बेयर एक्ट उठाया है। आपको पता है बेयर एक्ट में 2 इंडेक्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शंस होते हैं, राइट हैंड साइड में पेज नंबर होता है। तो उसको करना क्या चाहिए था? सेक्शन 200 कौन से पेज पे है डायरेक्टली वो पेज खोलना चाहिए था। लेकिन वो जो ये कर रहा था, इससे क्या समझ में आ गया कि इसने बेयर एक्ट पहले कभी नहीं उठाया है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको पता होनी चाहिए। सीएस बनने के बाद आप अपनी बुक से रेफर नहीं करेंगे, आप लेटेस्ट बेयर एक्ट से प्रोविजन पढ़ेंगे और फिर अपने क्लाइंट को रेफर करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे बुक से देख के बता दिया फिर बाद में बोलना सॉरी बुक में मिसप्रिंट था, ऐसा तो नहीं करोगे? हाँ, क्लाइंट को बर्बाद ना कर देना। क्लाइंट कह रहा पहले तुम फिर भी ठीक थे, जब से इनसे सर्विसेज ली है दिवालिया की स्थिति आ गई है हमारी। ऐसा दिवालिया समझते हो ना? हाँ, बैंकरप्सी की सिचुएशन ना कर देना उसकी गलत एडवाइस दे दे के। ओके, सो हर लॉ का एक बेयर एक्ट होता है। अगर आपको कभी बेयर एक्ट देखना, उसका तरीका भी हम आपको बता दें। किसी बुक स्टोर जाना, ठीक है, जो अच्छे बुक स्टोर्स होते हैं, और उनसे जाके कहना कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट लेना है। ठीक है, तो वो कहेगा कौन सी कंपनी का, अलग अलग पब्लिकेशंस होते हैं ना, तो कहेगा कौन सी कंपनी के, तो आप उससे कहना सारे दिखा दो। ठीक है, जो 2-3 उसके पास होंगे वो आपको दिखा देगा, तो आप उसको लेना, उसको देखना, इंडेक्स देखना, 2-4 पन्ने पलटना, देखना कैसा दिखता है। जब हो जाए तो उसको वापस कर देना, उससे कहना फिर लेंगे कभी आके। ठीक है, अभी नहीं खरीदना क्योंकि है ना, अभी यही पढ़ लो। बट एक बार देखना जरूर, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि बेयर एक्ट एक्चुअली में कैसे दिखता है। ओके, कभी हमें मौका मिलेगा तो हम भी आपको दिखा देंगे। और आजकल तो आपके पास फोन है, कुछ नहीं तो फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये रास्ता आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा, है ना? बट आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि हमारे जो लॉ होते हैं वो बनते कहां से हैं? पार्लियामेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब एक बात बताओ, लॉ में कुछ लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है और वो दोनों बातें ऑपोजिट हैं, किसकी बात मानी जाएगी? सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हमारे देश की कौन होती है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है कि तुम लॉ बनाओ, और अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो हम उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बात क्यों जरूरी है समझो। मान लीजिए आपके क्लाइंट के ऊपर कोई लॉ लग रहा है, ठीक है, और उस लॉ के हिसाब से उस क्लाइंट ने गलत किया है। अब आप अपने क्लाइंट को कैसे बचाओगे? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पॉइंट ले आए
कि भैया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, इस पॉइंट पे ये लॉ गलत है, तो आपका क्लाइंट जीत जाएगा और लॉ दूसरी पार्टी हार जाएगी। हम किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं सिर्फ किस ग्राउंड पे, कि इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। हम लोग रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ लॉ के साथ और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को सही डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, ऐसे ही एक लॉ का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस एक्ट का नाम देखो क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। कभी सुना है आपने आरटीआई? कहां सुना है आरटीआई? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहां सुना है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। देखो, पूछने उछने का शौक तो बहुत है ना? कोई भी आपको कुछ भी बताया, आप उससे पूरी जानकारी ले लेते हैं। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, घर वालों, सबसे ज्यादा घर वाले इस चीज का प्रयोग करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आपने कह दिया जरा थोड़ा बाहर तक होके आते हैं, उसके बाद उनका आरटीआई चैप्टर शुरू हो जाता है। कहां जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, किसके साथ जाओगे, फोन ले जा रहे हो कि नहीं, है ना? ये सारी चीजें पूछते हैं। जैसे उनको हमसे सवाल जवाब करने का अधिकार है, वैसे हमारे पास भी अधिकार है। बताओ हम किससे सवाल जवाब कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं? उसने सबसे पहले आंसर दे दिया, उसने कहा एक ही से पूछ सकते हैं और किसी से नहीं पूछ सकते, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी। हम किससे पूछ सकते हैं? गवर्नमेंट से। अच्छा, क्यों? क्यों अकाउंटेबिलिटी? सरकार हमें आंसरेबल क्यों है? आप रास्ते में जा रहे थे, अच्छा वैसे अपने शहर की तो खास बात ही है, आप रास्ते में जाते, रास्ता कम होता है, गड्ढे ज्यादा होते हैं, है ना? हमें तो लगता है जब उनको कोई खाली रोड दिखाई देती है तो उनको लगता है यहाँ कुछ मिसिंग है, खोद दो, है ना? अब जब आपने इतने सारे गड्ढे देखे तो आपके दिमाग में सवाल आया, हम लोग इतने टैक्सेस देते रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ में आया? व्हाई गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल? क्योंकि हम उनको क्या देते हैं? टैक्सेस। हाँ, आप ये सोचते हैं हम इनको इतने टैक्सेस देते हैं, ये इस पैसे का करते क्या है? ये बात हमारे दिमाग में आती है, लेकिन फिर हम इतना बोल के आगे निकल जाते हैं। लीगली अगर आप इसको परस्यू करना चाहें तो आप ये सवाल किससे पूछ सकते हैं? सरकार से पूछ सकते हैं कि हमने जो आपको टैक्स का पैसा दिया है वो कहां यूज हुआ है। कुल मिला के ये अधिकार हमको कौन से लॉ ने दिया है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये कहता है हमारे पास अधिकार है, सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इससे बताओ पहली चीज तो करप्शन कम होगा कि बढ़ेगा? बताइए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आने के बाद से करप्शन बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? वैसे देखो, करप्शन रहेगा तो है ही, है ना? फिर भी इस एक्ट के आने के बाद से कम हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार को डर लगता है कि हमसे कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। और समझिए, बड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, बड़ा स्ट्रिक्ट बात समझना। ये एक्ट कहता है कि पहली चीज हमारे पास अधिकार है कि हम सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है? और सरकार से हमने इंफॉर्मेशन मांगी तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने 5 साल लगा दिए इंफॉर्मेशन देने में। प्रोविजन समझना, वो कह रहे हैं हम सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और अगर सरकार ने 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाता है। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? अब लॉ की क्लासेस हैं, ये वर्ड्स पकड़ना। डीम्ड रिफ्यूजल मतलब हमने उनसे इंफॉर्मेशन मांगी, 30 दिन हो गए, उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी। जैसे आपके घर वालों ने आपसे पूछा कहां जाओगे कोचिंग के बाद, आपने कहा नहीं बताएंगे। अब बताओ उनके दिमाग में क्या आएगा? कुछ गड़बड़ जरूर है, बता क्यों नहीं रहे हो? अगर हम डिनाई कर देना तो उससे सस्पेशन अराइज हो जाता है। हमने आपसे कहा क्या छुपा रहे हो, आपने कहा नहीं बताएंगे। इससे बताओ मेरे माइंड में क्या आया? कुछ गड़बड़ है। सिमिलर, हाँ कुछ झूठ बोल रहे हैं। हमने सरकार से कहा इंफॉर्मेशन दो, 30 दिन के अंदर दे देना, सरकार के लिए नहीं बताएंगे, या 30 दिन हो गए सरकार ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो क्या मान लिया जाता है? डीम्ड रिफ्यूजल, कि आपने हमें इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। अब अगर आपने मना कर दिया है तो हम हायर अथॉरिटीज के पास जाके आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया? इस एक्ट को क्या कहा जाता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि ठीक है हमसे सवाल पूछो, हम सालों बाद बताएंगे। कितने दिन के अंदर उनको बताना पड़ेगा? 30 डेज। अच्छा बताओ, मुकेश अंबानी से कुछ भी पूछ सकते? यू नो मुकेश अंबानी? आप लोग जानते हैं मुकेश अंबानी को? हाँ जानते हैं? वो जानते हैं आपको? ये इंपॉर्टेंट बात थी, है ना? जिन्होंने कहा हाँ हमारा साथ का उठना बैठना है। हाँ बताइए, मुकेश अंबानी से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं डाउट्स के अलावा। इसके बाद कहाँ जाएंगी, अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये पूछ सकते हैं।
हाँ, इसमें ना नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं हाँ मन तो बड़ा है पूछने का, देखो पूछ नहीं पा रहे हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं? प्राइवेट पर्सन से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल उनके ऊपर नहीं होगा। आप नॉर्मल किसी पर्सन से कुछ भी इतना ही पूछ लीजिए, कोचिंग के बाद हम ही आपसे पूछ ले कोचिंग बाद कहाँ जाओगे, आपको सबसे पहले जवाब पता है क्या होगा? क्यों, क्या करना, कोचिंग खत्म जाए जहां जाए, ठीक है। प्राइवेट पर्सन के ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, फाइन। इसका बड़ा रियल एग्जाम्पल अभी हम आपको बताएंगे आपके लिए ये कैसे एप्लीकेबल हुआ। एक केस हुआ, आप जरा समझना, आपके मतलब की बात है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सीएस के बच्चों के लिए क्यों जरा इंपॉर्टेंट हो गया? आपके इंस्टीट्यूट का एक सिस्टम होता है, जैसे आप अपना एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर कहीं ऊंच नीच हो गई तो हमारे पास एक ऊंच नीच, समझ गए, ऊंच तो नहीं नीचे नीच हो जाती कई बार, है ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपनी कॉपीज चेक करवा सकते हैं दोबारा। ये शायद बोर्ड एग्जाम में भी होता है ना, स्क्रूटनी का कोई प्रोसीजर, वही प्रोसीजर आपके इंस्टीट्यूट में भी होता है कि हम लोग अपनी कॉपीज मंगवा सकते हैं, हम लोग अपनी कॉपीज इंस्पेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का एक नियम था, 2019 की पहले की बात बता रहे, एक नियम था कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपनी कॉपीज मंगवा सकते हैं, रीचेक करा सकते हैं, पर कॉपी 500 रुपए लगता था, ठीक है, 500 रुपए कॉपी मंगवाने का लगता था और 400 450 रुपए उसको इंस्पेक्ट कराने का लगता था। अब एक बच्चा था पारस जैन, वो था प्रोफेशनल का स्टूडेंट, ये सभी बातें काल्पनिक नहीं है, ये असली है, ठीक है। अभी आज हम होमवर्क देंगे आपको पारस जैन से मिलने का। पारस जैन प्रोफेशनल के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम उनका अनसक्सेसफुल रहा, तो उन्होंने स्क्रूटनी डाली, जब उन्होंने स्क्रूटनी डाली तो इंस्टीट्यूट ने कहा भैया 500 रुपए लगेंगे, तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है हम आरटीआई के अंडर इंफॉर्मेशन मांग लेंगे। पहले तो हमको बताओ ये कैसे हुआ, क्या आरटीआई के अंडर आईसीएसआई से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है? बताओ कैसे, पहले तो ये बताओ आपका जो इंस्टीट्यूट है वो पब्लिक बॉडी है कि प्राइवेट बॉडी है? कैसे मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ओके, और आईसीएसआई के नीचे क्या लिखा है, लिखा होता है मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, इसका मतलब ये भी एक पब्लिक अथॉरिटी है। अब बताओ आरटीआई के अंडर हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं? पूछ सकते हैं। तो जो ये पारस जैन थे उन्होंने आरटीआई के अंडर इंस्टीट्यूट से कहा हमको मेरी कॉपी निकलवा के दो, ठीक है, बात समझना। गलती ये हो गई, पंगा ले लिया लॉ के ही बच्चे से, पहले उसी लॉ के बच्चे को एग्जीक्यूटिव में आरटीआई पढ़ाया, फिर वही बच्चा जब प्रोफेशनल में आया तो उसने आरटीआई किसी के ऊपर लगा दिया, इंस्टीट्यूट के ऊपर। केस हुआ है आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन, ये केस हुआ, ठीक है। इन्होंने कहा आरटीआई के अंडर कॉपी दो, क्योंकि आपको पता है आरटीआई के अंडर इंफॉर्मेशन मांगने की फीस कितनी होती है? 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपीज पर पेज, ठीक है। आरटीआई के अंडर अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए की फीस होती है, और इंस्टीट्यूट कितने रुपए लेता है? 500 रुपए की फीस लेता है। अब समझ में आया पारस जैन ने केस किस चीज पे किया? पारस जैन ने कहा भैया आरटीआई के अंडर कॉपी मंगवाएंगे, हमको 10 रुपए में मेरी कॉपी दो। इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं, हमारे अपने चार्जेस हम 500 रुपए लेंगे। पारस जैन ने केस फाइल कर दिया, किसके खिलाफ? आईसीएसआई। अच्छा कोई और बच्चा होता तो सोचता इनसे पंगा ना लो, अभी डिग्री मिलनी है, लेकिन नहीं, पारस जैन ने केस लड़ा और बताओ कौन जीता? पारस जैन जीत गए। आपका इंस्टीट्यूट केस हार गया, पारस जैन केस जीत गया कि यस आईसीएसआई एक पब्लिक अथॉरिटी है, और अगर पब्लिक अथॉरिटी है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, और अगर आरटीआई एप्लीकेबल हो गया तो आपको वही फीस लेनी पड़ेगी जो आरटीआई के अंडर प्रिस्क्राइब्ड है, आप 500 रुपए नहीं ले सकते। और उसके बाद से आज तक आरटीआई के अंडर बच्चे अपनी कॉपी निकलवाते हैं। हाँ ये रियलिटी है, यानी अब जब अगर होपफुली आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपको कॉपी निकलवाने की जरूरत पड़ेगी तो आप भी 5-10 रुपए में अपनी आरटीआई के अंदर कॉपी निकलवाएंगे, ऑल थैंक्स टू पारस जैन, ठीक है। तो अब जहां अपना मंदिर बनाओ वहां एक उनकी फोटो लगा लेना। आज आपका एक होमवर्क है, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, होमवर्क दे दिया। होमवर्क ये है, देखो अब हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ना थोड़ा सा इंटरैक्टिव होना पड़ेगा। अब आपको वैसे होमवर्क नहीं मिलेंगे कि ये करके लाओ वो करके लाओ, अब आज आपका होमवर्क ये है कि आपको रिसर्च करना है इस केस पे, आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन पे। जो आपको लगता है ना केस एक लाइन के होते हैं, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये जीत गए, फिर आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि कितने बड़े केसेस होते हैं।
तो आज पहली क्लास में पहला होमवर्क आपको ये मिला है ICSI वर्सेस पारस जैन। इस पूरे केस को आपको पढ़ के आना है, पारस जैन से मिल के आना है, फिजिकली नहीं, ठीक है। कैसे पता करेंगे केस के बारे में? बताओ गेस करो, कैसे पता करोगे? गूगल, आपका दोस्त, ठीक है, जिसने चीटिंग करने में आपकी बड़ी हेल्प करी है हमेशा। तो आप ICSI वर्सेस पारस जैन का पूरा रिसर्च करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको आके समझाना होगा कि पारस जैन केस में एक्चुअली क्या हुआ। वैसे तो हमने बता ही दिया शॉर्ट में, ठीक है। ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज होंगे ना, वो हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, जिसपे आप रिसर्च करेंगे और फिर अगले दिन यहाँ पर आके, आपको पता है ये ब्लॉग इसीलिए बनवाया है हमने, ये दिख रहा है रेड रेड, यहाँ खड़े होके सब देखने भी लग गए। अच्छा, इसकी खास बात ये आपको यहाँ खड़े होके केस समझाना होता है और अगर आप नहीं समझा पाए ना तो ये खुल जाता है, हाँ, और फिर सुरंग के थ्रू आप यहाँ बगल में ऊपर पहुंच जाते हैं। बताओ बगल में ऊपर क्या है? इंस्टीट्यूट, ठीक है, समझ आया। तो हम लोग ऐसे कुछ सेशंस भी करेंगे। फिलहाल पारस जैन के केस से RTI एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, किसके लिए? CS के बच्चों के लिए। एक और रियल एग्जांपल समझो। इधर आपने RTO ऑफिस देखा है, अगर अपने शहर की बात करें, कुछ लोगों को नॉलेज हो तो। अच्छा, दैनिक जागरण का ऑफिस देखा है? छोड़ो। रेव मोती देखा है? इसमें हाँ आ जाता है बच्चों का, जितनी चीजें हम पूछते हैं उसमें नहीं आती। रेव मोती हाँ रोज का अपना। वहां क्या है? वहां GST डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब समझना हुआ क्या, अगर कभी आप वहां से निकलना तो वहां क्या है, GST डिपार्टमेंट के बाहर कुछ लोग बैठ के ना, ऐसे टाइपराइटर, कचहरी के बाहर भी आपने देखा होगा, टाइपराइटर लेके बैठते ना जो नोटरी टाइप के लोग, तो वो लोग वहां पे लगाए हुए थे, ठीक है, उनके फुटपाथ पे। तो किसी ने RTI में एक एप्लीकेशन डाल दी कि ये बताओ, ये लोग जो टाइपराइटर लगा के बैठते हैं, इनका जो किराया आता है ये आप कहाँ दिखाते हो इनकम में? सोच के देखो, RTI में सवाल किससे पूछा है? GST डिपार्टमेंट से। आप RTI की पावर देख रहे हैं? GST डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, ये जो आपके फुटपाथ पे बैठे हैं, ये फर्जी तो बैठते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आप इनसे लेते होंगे, और जो पैसा आप इनसे लेते हो वो कहाँ जाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपको पता है जिस दिन ये RTI एप्लीकेशन फाइल करी गई थी, उसके अगले दिन से सब हट गए, कोई नहीं दिखा दूर दूर तक। दिस इज द पावर ऑफ RTI। आपके पास भी अधिकार है, आप ये पूछ सकते हो इंस्टीट्यूट से कि जो हम लोग से इतनी फीस लेते हैं आप, ठीक है, उसका क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ खर्च होती है। लेकिन मेरा सजेशन है, ये सब आप उनसे तब पूछना जब पास हो जाओ एक बार, ठीक है, उसके बाद उनसे पंगा लेना। ओके, अच्छा, क्या हम RTI में ये पूछ सकते हैं कि मैं फेल क्यों कर दिया, पढ़ के तो इतना आए थे? ये पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने RTI में ये पूछ लिया, बताओ JIGL के पेपर में क्वेश्चन क्या दिए, और सुनो 30 दिन में बता दो। अगर 30 दिन में हमको नहीं बताया तो हम डीम्ड रिफ्यूजल मान लेंगे। कर सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते। अच्छा, एक और बात बताओ, आपने बड़ा गेम खेला, आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पब्लिक अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही पूछा, ये बताओ जितनी अपनी मिसाइलें हैं उनकी पासवर्ड क्या क्या है? पूछ सकते हैं। क्यों? ये क्यों नहीं पूछ सकते? RTI में एप्लीकेबल होगा। ये भी लास्ट में लिखा आपने, सुनो 30 दिन याद रखना, 30 दिन में नहीं बताया हम डीम्ड रिफ्यूजल मान लेंगे। पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। अच्छा, क्या आप ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे सीक्रेट एजेंट्स कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं? पूछ सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पूछ सकते। क्यों? इन सारी इंफॉर्मेशन को RTI के अंदर एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि ये किस नेचर की होती है? कॉन्फिडेंशियल। सिक्योरिटी रीजन से इन इंफॉर्मेशन को RTI के अंदर नहीं पूछा जा सकता। इसके अलावा कोई भी सिटीजन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और वो इंफॉर्मेशन उस पब्लिक अथॉरिटी को कितने दिन के अंदर देनी होती है? 30 डेज। 30 डेज में इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी तो उसको क्या मान लिया जाता है? डीम्ड रिफ्यूजल। समझ आ गया ये एक्ट क्या है? ठीक है, देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, आई थिंक बुक्स तो होंगी नहीं किसी के पास, अप्लाई कर दी है? कोई ऐसा बच्चा है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और बुक्स का वेट कर रहा हो? ऐसा तो कोई नहीं है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन बुक तो मेरी भी नहीं आई, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आएंगी बुक्स। अच्छा, चलो। थ्रू आउट द वर्ल्ड RTI is seen by many as the key to strengthening participatory democracy. What do we mean by the word democracy? Democracy शब्द बड़ा सुना है, स्टेटस भी आप लोग कई बार लगा लेते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। What does this word means? डेमोक्रेसी, राइट टू चूज। हमारा राइट टू चूज में सबसे बड़ा अधिकार क्या चूज करने का है? गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, ठीक है, कह रहे हैं हमारा चूज करने का अधिकार है, हम गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, और इसी से हमको ये अधिकार मिला है कि हम उनसे पूछ भी सकते हैं
जिसको हमने चूज किया है, हम उससे पूछ सकते हैं कि आपने हमारे फंड्स का यूज कैसे किया। ओके, अब ये कह रहे हैं नियरली 70 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव नाउ अडॉप्टेड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। 70 कंट्रीज में आरटीआई आया, और उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने, देखो कौन से ईयर में आरटीआई आया, 2005, बहुत पुराना एक्ट नहीं है, 2005 में उन्होंने आरटीआई एक्ट को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां से आते हैं सबसे पहले राइट टू नो। हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं है? फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं जरा बताओ। राइट टू स्पीच है, सबसे पहला यही याद आता है, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ओके, और राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम के अंदर आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, और कौन से अधिकार है हमारे पास? अच्छा बताओ, हमारे पास राइट टू स्लीप है, राइट टू स्लीप है। आप कह रहे राइट का तो नहीं पता, ड्यूटी टू स्लीप तो है। ड्यूटी स्लीप हमारी बहुत ज्यादा है ना, जब देखो तब हमें नींद आ जाती है। हाँ, ड्यूटी टू स्लीप, राइट टू स्लीप नहीं है, राइट टू स्लीप पीसफुली है। ये भी हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है कि हमें चैन से सोने का अधिकार है, और अगर कोई हमें डिस्टर्ब करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, बता देना मम्मी को, ठीक है, हमें सोने देना, अब चैन से, हम कोर्ट में चले जाएंगे सीधे। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो, हमें जानने का अधिकार है। और इसी राइट टू नो से बताओ कौन सा एक्ट आया? आरटीआई एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अराइज कहां से हुआ? कौन से फंडामेंटल राइट से हुआ? राइट टू नो। देखो, बिफोर ड्वेलिंग ऑन आरटीआई एक्ट, मेंशन शुड बी मेड दैट केस रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये पहला केस है। अब केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक ईटी में आप इनको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब ये सब आपको याद करने हैं। रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस, ये पहला केस था इन विच सुप्रीम कोर्ट रेड इनटू आर्टिकल 21 द राइट टू नो। आर्टिकल 21 किस चीज का था आप बता सकते हैं? राइट टू लिव। व्हाट वाज आर्टिकल 21? कभी पढ़ा नहीं ना आज के पहले? व्हाट वाज आर्टिकल 21 एनीवन? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो नहीं था? बोलो हाँ वही है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो इंक्लूड करता है राइट टू नो। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू नो इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये लाइन अंडरलाइन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोक्रेसी के लिए राइट टू नो होना जरूरी है। हम चूज तभी कर पाएंगे जब हमें पता हो, हमें सरकार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तभी तो हम चूज कर पाएंगे कि हमें किसे वोट देना है। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? राइट टू नो। ओके, उसके बाद इसी के सेकेंड पैराग्राफ, बल्कि ये लास्ट लाइन एक मार्क क्या करेंगे अभी आप? आर्टिकल 21 कन्फर्स, नोट्स बनाने हैं, अच्छा सबको ये ध्यान से समझिएगा, जेआईजीएल में आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं वो हम आपको बता देंगे, कुछ नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इस पैराग्राफ में आपको इंपॉर्टेंट दिखा है रिलायंस पेट्रोकेमिकल का केस, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये लाइन, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख रही है उसको आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में बनाना है। ये नोट्स सिर्फ इसलिए बनाने होते हैं ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। बुक से तो पढ़ना है, 100% मैटर बुक से आपको पढ़ना है, लेकिन उसको याद रखने के लिए, और अभी तो आपके लिए नोट्स बनाना और जरूरी है क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? बुक्स नहीं है। पीडीएफ है सबके पास, ठीक है, कहाँ है पीडीएफ? कहाँ है? फोन पे है, मैम ने भेजी है ना, उससे आपको देख देख के क्या बनाने हैं? नोट्स, ठीक है। टेस्ट जो भी होंगे वो आपके बुक का वेट नहीं करेंगे, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही टेस्ट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी बुक आई है कि नहीं आई है। ये बात समझ में आ गई कि दोबारा समझाएं? हाँ, ये समझनी जरूरी थी। आर्टिकल 21 confer on all persons a right to know which include a right to receive information। आर्टिकल 21 के हिसाब से हमारे पास राइट टू नो है, और राइट टू नो की वजह से कौन सा अधिकार आ गया? राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। एक दूसरा आर्टिकल जो इसमें एप्लीकेबल होता है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इज अ स्पीशी ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब बताओ ये कौन सा राइट होता था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें बोलने का अधिकार है, हमें एक्सप्रेस करने का अधिकार है, और उसी के साथ अधिकार मिला है जानने का। तो दो फंडामेंटल राइट्स अगर हम आपसे पूछें जिसकी वजह से ये एक्ट आया है, बताओ कौन कौन से हुए? टू फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि आर्टिकल कौन सा है? 19,
और दूसरा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसकी वजह से ये एक्ट आया? आर्टिकल 21, राइट टू नो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो केस कौन सा था जिस केस के बाद इस एक्ट को बनाया गया? पूरा, रिलायंस नहीं, पूरा बताओ। रिलायंस पेट्रोकेमिकल वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इतना याद रहेगा। जब अभी आप इतना याद करेंगे ना तो एग्जाम तक रिलायंस याद रह जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दो फंडामेंटल राइट्स की वजह से आया है। आर्टिकल 19 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच गिव्स राइट टू नो। और वो केस रिलायंस पेट्रोकेमिकल वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस, जिस केस की वजह से ये एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक्ट कब आया? 2005 में आया। और ये चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं? और जीआईजीएल पेपर नंबर कौन सा है? 1। और इस जीआईजीएल के पेपर का एग्जाम कब है? 1 जून। बी स्पेसिफिक, 1 जून 2026। ठीक है, ओके। अभी पहला दिन, पहली लाइन और सीधे एग्जाम की याद दिला रहे हैं तो गलत बात है। अच्छा, अब यहां से आ जाओ, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट देखेंगे। यहां तो बस ये लिखा है कि ये एक्ट कब कब पास हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिएंट फीचर्स। अब एक एक पॉइंट आप जरा हमको समझाएंगे। सबसे पहला वाला बताओ, थोड़ा टफ है। क्लियर है सबको? जम्मू एंड कश्मीर में किसी ने गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, बताओ मांग सकता है कि नहीं? आरटीआई में मांग सकता है। क्यों? अब देखो आपके पास ये चीजें कैसे आए। एक चीज वो आपने याद कर लिया, दूसरी चीज हुई आप सीएस बने, आपके पास क्लाइंट आया, वो क्लाइंट था जम्मू का। ठीक है, क्लाइंट ने कहा भैया आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आरटीआई जेएनके में एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब आप उसको क्या जवाब देंगे? बताइए। आप सीएस हैं, आपका ऑफिस है, हम क्लाइंट हैं, हम आपके पास आए। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, हम इंडिविजुअली पूछेंगे सबसे। हमने आपसे कहा भैया आरटीआई के अंदर हमको एक इंफॉर्मेशन मांगनी है, लेकिन लोग हमसे कह रहे हैं कि आरटीआई तो जेएनके में एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो बताओ हम आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं? आप क्या देंगे? याद करे बैठे होंगे, याद होगा आपको आरटीआई। तब तक आप क्लाइंट से क्या कहेंगे? मांग सकते हैं, याद होगा आपको तब तक। इतने सारे एक्ट पढ़ने हैं, 100-200 एक्ट। आप क्लाइंट से कहेंगे कि हाँ ठीक है, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे पास छोड़ के जाओ, हम तुम्हें बुलाएंगे 1-2 दिन में। कभी भी क्लाइंट को ये ना बताना कि काम बड़ा आसान है, समझना मेरी बात को। क्लाइंट ने पूछा जेएनके में पता नहीं, वो लोग कह रहे नहीं हो सकता ये वो, आपने कहा नहीं हो सकता है, जाओ। फिर फीस मांग के दिखाओ, देगा ही नहीं। अब तुमने क्लाइंट को कहा अच्छा हाँ मामला तुम्हारा सीरियस है, डॉक्टर्स नहीं देखे आपने, मामला तुम्हारा सीरियस, तुम एक काम करो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास छोड़ो, हम 1-2 दिन में तुम्हें बताएंगे। ठीक है, फिर 2 दिन बाद फोन करना कि हाँ बात तो ठीक है, कह तो सही रहे, लेकिन हम मेरे पास उपाय है, मेरे पास एक प्रोविजन है, उसके हिसाब से तुम एप्लीकेशन दे सकते हो आरटीआई में, तुम आराम से दो। तो क्लाइंट को लगेगा कि तुमने 2 दिन मेहनत करी। फिर जब तुम फीस लोगे तो वो जस्टिफाइड लगेगा। वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया, तुमने कहा बस बैठो 2 मिनट में काम हो जाएगा, फिर देगा वो फीस आपको। हमेशा उसको क्या दिखाना है? मैटर कॉम्प्लिकेटेड है ना? डॉक्टर्स यही करते हैं ना कि कुछ था नहीं, बस बचा लिया हमने तुमको। आपको भी यही करना है, लेकिन ये आपको कैसे करना है? जैसे ही क्लाइंट जाएगा वैसे ही आप क्या खोलेंगे? आरटीआई का बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में देखेंगे कि वो कहां कहां एप्लीकेबल है। जैसे ही आपने देखा अच्छा होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, आपको समझ में आ गया कि आरटीआई की एप्लीकेशन कहीं से भी दी जा सकती है। तो सबसे पहला सेलिएंट फीचर कौन सा हो गया? आरटीआई एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सेकंड कह रहे हैं इट प्रोवाइड्स अ वेरी डेफिनेट डे ऑफ इट्स कमेंसमेंट। ये पॉइंट अभी 2 मिनट में समझा रहे हैं, पहले हमें थर्ड आप समझाओ। देखिए आपको कितनी जेआईजीएल आ रही है। कह रहे हैं इट शैल अप्लाई टू पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब किससे पूछ सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटीज हुई? गवर्नमेंट अथॉरिटी, सरकार, आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी हुई कि नहीं हुई? यस, आईसीएसआई इज अ पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी हुई? यस, इट इज अ पब्लिक अथॉरिटी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी हुई कि नहीं हुई? यस, इट इज अ पब्लिक अथॉरिटी। जो भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है वो सबके सब क्या कहलाए जाते हैं? पब्लिक अथॉरिटी। तो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किससे मांगी जा सकती है? पब्लिक अथॉरिटी। एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है,
उस लिस्टेड कंपनी में कुछ फंड्स का झोलझाल हुआ, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया ने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी एबीसी लिस्टेड कंपनी के ऊपर और उनसे कहा कि आप हमें 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। बताइए उसने सही किया या गलत किया? सही किया? नहीं सही किया? क्वेश्चन रिपीट करें, ध्यान से सुनना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी थी, उस लिस्टेड कंपनी में फंड्स का कुछ हेरफेर हुआ। सिटीजन ऑफ इंडिया ने आरटीआई के अंडर एक एप्लीकेशन फाइल करी और उनसे 30 डेज में इंफॉर्मेशन मांगी। उस कंपनी ने उस इंफॉर्मेशन को डिनाई कर दिया। अब आपको बताना है एज पर योर ओपिनियन, क्या इंफॉर्मेशन जो सिटीजन ने मांगी है वो सही है? इंफॉर्मेशन मांग सकता है, क्यों मांग सकता है? लिस्टेड कंपनी क्यों नहीं मांग सकता? लिस्टेड कंपनी का मतलब ये नहीं होता वो गवर्नमेंट कंपनी है। कह रहे वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड तो है। एक मिनट करके, पूर्व नाम है आपका? नाम वैभव, आपका? अवल, ओके। हाँ अब बताओ, अब लड़ो। वो कह रहे लिस्टेड, तो हाँ वो कह रहे लिस्टेड कंपनी मतलब लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, गवर्नमेंट के पास लिस्टेड थोड़ी, ऐसा तो रिलायंस भी लिस्टेड है। कह रहे अपना डेटा तो शो करते हैं ना, लिस्टेड हो चाहे जो, डेटा तो कहीं भी शो हो सकता है। कह रहे डेटा ही तो चाहिए था बस, उसने यही तो मांगी है कि बाकी लोग की अदालत में पिक्चर देखने आए हो, लड़ो तुम लोग भी। हाँ हाँ अवल, आप क्या बोल रहे थे? वो कह रहे हैं मेंबर मांगता तो दे देते, सिटीजन क्यों मांग रहा है? शेयर होल्डर ने पूछा होता तो बताना पड़ता। वेरी गुड पॉइंट। कह रहे कोई भी तो शेयर होल्डर हो सकता है, आज हमने शेयर ले लिया, हम हो गए शेयर होल्डर। उसको ना बताओ, मैं बताओ, मांग सकते हैं, मांग सकते हैं, इसके साइड ले रहे हो ना? ओके, शी इज सेइंग मांग सकते हैं। देखो खुला केस है, खुली अदालत है, जज हम नहीं मांग सकते। वेरी गुड। हाँ प्राइवेट कंपनी, वो कह रहे लिस्टेड है, प्राइवेट नहीं है। मतलब शी इज ट्राइंग टू से नॉट प्राइवेट कंपनी, शी इज ट्राइंग टू से प्राइवेट सेक्टर। कह रही अंबानी अपने प्राइवेट। बताओ क्यों मांग सकते बेटा? ओके, शी इज सेइंग लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो सिटीजन तो इंफॉर्मेशन मांग ही सकता है। पब्लिक, हाँ ओके, शी इज सेइंग पब्लिक का पैसा लगा तो पब्लिक पूछ रही है क्या हुआ। कह रही क्या हुआ, इतनी शांति, हमने कुछ गलत बोल दिया? हाँ वैभव, पैसे लगाने का मतलब ये थोड़ी कि इन्फॉर्मेशन मांग लोगे। हाँ भाई, हाँ तान्या, नहीं कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ये भी सही है, हम बन गए लॉयर, हमसे पूछा गया क्या करी, नहीं कुछ नहीं, रहने दो, तुम लोग जीत जाओ। अरे अपना अपना ओपिनियन, 1 बाय 1 चलेंगे। हाँ बेटा, नहीं नहीं ले सकते इंफॉर्मेशन, क्यों? हम लोग एक बात समझ लो, हर केस हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? हमारी क्लास, ओपन अदालत होती है, फिर लास्ट में बोलते हैं तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। हाँ बेटा, ले सकते हैं कि नहीं, इंफॉर्मेशन मांग सकता है वो सिटीजन? कह रही अच्छा जो उसका मन हो देख ले। नहीं मांग सकता, तुम कह रही थी मांग सकता है। मांग सकता है, मेंबर है तो मांग सकता है, लेकिन मेंबर नहीं है, हमने आपसे बोला सिटीजन है, शेयर होल्डर नहीं है। नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता, मांग सकता है, नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। सारे एक्सपेंस शो कर सकते हैं, लेकिन वो देखो क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने जोलजाल किया है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो आरटीआई के अंडर इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि नहीं। बताओ मांग सकता है कि नहीं? क्वेश्चन यहां पर सिर्फ इतना है, किसी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है प्रोविजन क्या है। प्रोविजन हमको यहां पर यह देखना है कि क्या वो लिस्टेड कंपनी पब्लिक अथॉरिटी है। वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी आप थे। अब बताओ अपनी कंपनी को कैसे बचाओगे? आपकी कंपनी से किसी सिटीजन ने आरटीआई के अंडर एप्लीकेशन मांगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी तरफ देख रहे हैं, बताओ क्या करना है? अब आप क्या बताएंगे? मांग लो नहीं मांग लो, मांग लो नहीं मांग लो, यही कहेंगे? आप कहेंगे भैया ये कंपनी पब्लिक अथॉरिटी में कवर नहीं होती, और अगर ये पब्लिक अथॉरिटी में कवर नहीं होती तो सीधी बात आरटीआई एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। अगर आरटीआई इज नॉट एप्लीकेबल, आरटीआई इज एप्लीकेबल ओनली टू द पब्लिक अथॉरिटी।
कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे पब्लिक हो, वो पब्लिक अथॉरिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% गवर्नमेंट का होता है, बट लिस्टेड कंपनी तो नॉर्मल कंपनी जिसने स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करा लिया। क्या वो लिस्टेड कंपनी पब्लिक अथॉरिटी है? नो। अगर वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो उसके ऊपर आरटीआई एप्लीकेबल नहीं हुआ, और एप्लीकेबल नहीं हुआ तो तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। अच्छा अब बताओ, इसी में ट्विस्ट कर दें, सिटीजन नहीं है, शेयर होल्डर है। पहली बात तो समझो, शेयर होल्डर को आरटीआई के अंदर मांगने की जरूरत ही नहीं, वो कंपनीज एक्ट में मांग लेना, उसका तो अधिकार है मांगना। शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन मांग सकता है क्योंकि उसने पैसा लगाया है, सिटीजन ने थोड़ी लगाया। यू गेटिंग द डिफरेंस? इतनी बारीकी से प्रोविजन को देखना पड़ेगा। अब वो कहानी खत्म हो गई कि याद कर लिया हो गया, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट फंसा। आपने तुरंत अपनी कंपनी की तरफ से जवाब दिया, भैया हमारी कंपनी पब्लिक अथॉरिटी नहीं, आरटीआई लगेगा ही नहीं, एप्लीकेशन, बात खत्म हो गई, आरटीआई नॉट एप्लीकेबल, आगे चर्चा ही नहीं करनी। केस जीत गई आपकी कंपनी आपकी वजह से केस जीतेगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? है ना, खुश होंगे वो लोग, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखो, इतना जरा सा पॉइंट था, इतनी चर्चा कर ली हम लोगों ने, इट शैल अप्लाई टू पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा अगला बताओ, पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन पूछेंगे हम पढ़ो, पढ़ लिया? कौन सा पढ़ना है बता दे, ये पढ़ लिया? अच्छा, पीटर है एक, गेस करो पीटर कहां के होंगे? इंग्लैंड, ये पता है ना सबको। पीटर है वो इंग्लैंड के हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से वो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। जब वो 20 सालों से इंडिया में रह रहे थे तो उनको हमारी सरकार की हरकतें समझ में नहीं आई, तो पीटर ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी और सरकार से इंफॉर्मेशन मांगी फंड्स की। कैन पीटर फाइल एन एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट? हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? पीटर इंग्लैंड के हैं, वो 20 साल से इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि वो 20 साल से इंडिया में रह रहे हैं तो वो इंडिया की गवर्नमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं। अब हमने आपसे सवाल ये पूछा, पीटर को सरकार समझ में नहीं आई, उसने आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन दी, बताओ दे सकता है पीटर की नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से नो? देखो हमने तो कुछ बोला नहीं, हमें डांटो नहीं, हम तो कुछ आंसर नहीं बोले, सब हमको डांटने लग गए। हमने सिर्फ इतना बोला, पीटर बाहर का था, 20 साल से इंडिया में रह रहा है, वो फाइल कर सकता है कि नहीं? ओके, हाँ मैं अगर मगर नहीं चाहिए, क्वेश्चन इतना है, क्यों नहीं कर सकता वैभव? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दलीलें दी जाती हैं कोर्ट में, ठीक है, वेरी गुड। सी, सबसे पहली बात तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट एंड सिटीजन? सिटीजनशिप किसको मिलती है? बाय बर्थ। सिटीजन वो होता है जो बाय बर्थ हो, और रेसिडेंट वो होता है जो रह रहा हो। हमारे केस में पीटर रेसिडेंट है कि सिटीजन है? और हमने तो क्वेश्चन में बताया नहीं कि उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया, तो हम क्या मान के चलेंगे? ही इज ओनली रेसिडेंट, और अगर वो सिर्फ रेसिडेंट है तो वो आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन नहीं दे सकता। अब देखो, पहले क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन में आपको खुद समझ में आया कैसे इंटरप्रेट करना है? दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये याद करना नहीं कि अच्छा पब्लिक अथॉरिटी सिटीजन, इंटरप्रेट करना, क्योंकि इस पे आपके पास आएंगे केस स्टडी। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, यही आगे चल के आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं। क्लाइंट्स आपके पास ये इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और आपको प्रोविजन को समझते हुए ये आंसर करना होगा। ओके, अच्छा अगली बात समझो, पब्लिक इन, ये बता दे रहे हम, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर असिस्टेंट पीआईओ विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डील विद द रिक्वेस्ट। अब क्या हुआ, अभी एक पॉइंट ऊपर का बच्चा है, वो अभी हमें बताना है 120 दिन वाली बात, पहले ये समझो। कह रहे हैं पब्लिक अथॉरिटीज से जब कहा गया कि भैया आरटीआई एक्ट आ गया, अब लोग आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो लोगों को बड़ी मजा आ गई, उन्होंने कहा अच्छा सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, लोग खुद को क्वेश्चन पूछने लग गए। तो पब्लिक अथॉरिटी ने कहा जब से इन लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है, कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, हम लोग इनको और ऊपर से नीचे धमकी देते कि 30 दिन में बता देना, हम लोग अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे, इनको आंसर ही करते रह जाते हैं। तो फिर एक्ट ने कहा अच्छा परेशान ना हो, हर पब्लिक अथॉरिटी के पास एक ऑफिसर होगा जिसका काम होगा इंफॉर्मेशन देना। हमको पढ़ के बताओ इस ऑफिसर का नाम क्या है? पीआईओ।
पीआईओ का मतलब क्या हुआ? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन। यानी अब आपको किसी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगनी है तो आपको उस डिपार्टमेंट के कौन से ऑफिसर को कंसल्ट करना है? पीआईओ। तो एक हो गया पीआईओ और उसका असिस्टेंट कौन हो गया? असिस्टेंट पीआईओ। तो कह रहे हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डील विद द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो असिस्ट द पर्सन सीकिंग द इंफॉर्मेशन। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन हम किससे मांगेंगे? पीआईओ से। अगला वाला बताओ, कुछ फीस देनी पड़ेगी कि नहीं? 2-4-10 रुपए ही, लेकिन कुछ फीस एप्लीकेबल होती है। फीस विल बी पेबल बाय एप्लीकेंट। अगला बताओ, अगले दो देखो, certain categories of information have been exempt and intelligence and security agencies have been exempt। ये बताओ कौन से पॉइंट हुए? कह रहे हैं कुछ, हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको आरटीआई से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन से डिपार्टमेंट हुए? सिक्योरिटी और डिफेंस वाले। सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या होती है? एग्जेम्प्ट। अब बताओ हम सरकार से इंफॉर्मेशन ये सब मांग सकते हैं कॉन्फिडेंशियल? नो। पूछना, आरबीआई से मांग सकते हैं? यस, पब्लिक अथॉरिटी। हम ये सब मांग, देखो फिर वही बात आई, हम आरबीआई से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं जैसे करप्शन है या कुछ भी, इन सब की कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, लेकिन अगर आरबीआई में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो नहीं मांग सकते। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन एग्जेम्प्ट। ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो नहीं मांग सकते। और इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। तो जैसे रॉ एजेंट्स, रॉ एजेंसी सुनी है आपने? सीरीज वीरीज तो देखते ही होगे। रॉ एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं बताओ? सीक्रेट एजेंट, सिक्योरिटीज के, उनकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। कहां कहां तुम्हारे कौन कौन सा एजेंट है उनके नाम बताओ? नहीं। कह रहे हैं ये डिपार्टमेंट ही, इनसे हम कुछ नहीं मांग सकते। और हर डिपार्टमेंट में सब कुछ तो मांग सकते हैं लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब बताओ कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? सारे क्लियर है? जरा इस पे आ जाओ, 120 वाले पे। हुआ क्या जब ये एक्ट लागू हुआ? एक्चुअली ये पॉइंट अब रेलेवेंट नहीं है लेकिन हम समझा देते हैं। जब ये एक्ट लागू हुआ 2005 में तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कहा गया कि देखो अब ये एक्ट पास हो गया है, अब कोई भी तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो उन्होंने कहा कोई भी हमसे कुछ भी पूछ सकता है तो हमें समय तो दो तैयारी करने की, हमें अपने रिकॉर्ड्स भी तो मेंटेन करके रखने। हम अपना डेटा इतना अप टू डेट मेंटेन करके रखें कि कोई हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो हम 30 दिन में दे दें। अभी तो कोई हमसे, पहले आपको ये सरकारी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स याद है कैसे होते थे? कमरा भर के रिकॉर्ड्स होते थे फाइलों में। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ समय चाहिए तैयार होने के लिए। बताओ उनको कितना समय दिया गया? उन्होंने कहा 100 ये एक्ट, मेरी लाइन सुनना, इंटरप्रेट करना, ये एक्ट बनने के बाद 120 दिन बाद लागू होगा। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? बनने के 120 दिन बाद लागू होगा मतलब बन तो गया लेकिन 120 दिन का समय दिया गया किसको? डिपार्टमेंट्स को। किस चीज के लिए? तैयारी करने के लिए। लागू होगा 120 दिन बाद, यानी पहली इंफॉर्मेशन जो मांगी जाएगी वो 120 दिन बाद मांगी जाएगी। अब बताओ रेलेवेंट है ये प्रोविजन? ये 120 दिन हर साल लगेगा? नो, ये 120 दिन सिर्फ कब लगा? क्लॉज स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ पूछ आ रहे, जस्ट अ सेक। ठीक है, वो 120 दिन का क्लॉज खत्म, अब हम कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा बताओ। देखो अगर आज आईजीआईजीएल का पेपर हुआ, उनका जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है, रिजल्ट के बाद ही तो मतलब तुम्हें पता कब चलेगा तुम पास हुए कि फेल हुए? नहीं, देखो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम कॉपी लेना चाह रहे हैं। हम कॉपी क्यों मांगते हैं इंस्टीट्यूट से? अच्छा मान लो तुम्हें 100 में 90 नंबर आए, अब तुम मंगाओगे कॉपी? आपको पता है पास होने वाला बच्चा और नहीं मंगाता। क्यों बताओ? गलती ना निकल आए। तो हम मंगाएंगे कब? ये कब डिसाइड होगा? जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जिस दिन रिजल्ट आए तुम उसी दिन मंगा लो। वैसे इनकी विंडो कुछ दिन बाद खुलती है लेकिन आरटीआई के अंदर तुरंत मंगा सकते हो क्योंकि अब ये 120 दिन का क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है। ये 120 दिन का क्लॉज कब एप्लीकेबल था? 2005 में। अब तो आप किसी डिपार्टमेंट से कभी भी इंफॉर्मेशन मांग लो, वो उसको 30 डेज में देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आज एग्जाम लिया, ठीक है, तुरंत रिजल्ट नहीं मांग सकते। रिजल्ट तुरंत दो, नो, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी हुई, ये तो मुझसे कह रहे काम करके दो, ये नहीं हो सकता।
ओके वो तो जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद हम उनसे कॉपीज मंगवा सकते हैं। वैसे आप अपने इंस्टीट्यूट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, सिर्फ कॉपीज नहीं, यू कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज अ पब्लिक अथॉरिटी। अब बताओ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? सबसे पहला वाला क्या था? इट इज एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कितने दिन बाद लागू हुआ था ये? 120 डेज। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट डे फॉर इट्स कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब शुरू होना। ओके थर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पब्लिक अथॉरिटी। कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है? सिटीजंस। क्या इंफॉर्मेशन मांगने के लिए कोई फीस लगती है? यस। किससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे? पीआईओ। और उनका असिस्टेंट कौन होता है? असिस्टेंट पीआईओ। कौन एग्जेम्प्ट है? कुछ डिपार्टमेंट्स एग्जेम्प्ट है और कुछ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यहां तक की बात समझ में आ गई? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? डाउट जरूर पूछना। पूरे मेरे लेक्चर्स में ध्यान रखना, आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए, कितना ही बेकार क्वेश्चन क्यों ना हो, पूछेंगे जरूर। प्रॉमिस करो, गॉड प्रॉमिस। ठीक है? ये तो नहीं सोचोगे कि अरे हम कैसे पूछे, सब क्या सोचेंगे। जरूर पूछोगे। यहां पूछ लेना जितना पूछना है, इसके बाद लाइफ में कभी नहीं पूछ पाओगे किसी से। पूछ लेंगे। ओके ठीक है। ओके उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखो इस एक्ट का। द आरटीआई एक्ट कन्फर्स टू ऑल सिटीजंस। सारे सिटीजंस को अधिकार मिला है राइट टू इंफॉर्मेशन का। द एक्ट प्रोवाइड्स, ये लाइन बताना, सेटिंग आउट अ प्रैक्टिकल रिजाइम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजंस टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। बताओ किसको अधिकार है? सिटीजंस को। किससे इंफॉर्मेशन मांगने का? पब्लिक अथॉरिटी से। किस लिए मांग रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, आप बताओ आपने मेरे पैसे का क्या क्या किया। इस वजह से हम आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? पक्का? चैप्टर टफ लग रहा है? इजी? इसमें पता है क्या होता है, टफ लग नहीं रहा, इजी बोला नहीं जा रहा। कैसे अभी कैसे बोल दे इजी? अभी तक ठीक ठीक लग रहा है? अच्छा टफ लगे तो बताना, छुड़वा देंगे। नहीं ना? हाँ केस लॉ एक आया है अंजलि भारद्वाज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। पहले हमको बताओ गवर्नेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गवर्नेंस? हमको बताओ आपके इंस्टीट्यूट का विजन क्या है? फिर से बोले, आईसीएसआई का विजन क्या है? अरे बाप रे, वापस जाओ सीएसईटी में तुम। व्हाट इज द विजन ऑफ आईसीएसआई? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप किसके लीडर बनने जा रहे हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लीडर है, अब यही लीडर तो है, ये नहीं पता किस चीज के। गवर्नेंस मतलब गवर्निंग रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन अ कंपनी। ठीक है? यहां पे कह रहे हैं देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। एक बात बताओ, हमने आपसे कहा नोट्स बना लेना, और हमने कभी आपके नोट्स चेक नहीं किए, आप बनाएंगे? ये देखो कितनी जल्दी आंसर आए। नहीं, ये कैसी बात है? और अगर हम हर क्लास में पहले आपके नोट्स चेक करें फिर बनाएंगे? अगर आपको लग रहा है मैम कभी भी रजिस्टर मंगवा सकती हैं तो बनाएंगे? हाँ, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड्स बना के नहीं रखता था, लेकिन जब से आरटीआई एक्ट आया है और उसको पता चल गया कोई भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तब से गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिया। अप टू डेट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, यानी उनका गवर्नेंस अच्छा हुआ कि बुरा हो गया? अच्छा हो गया। अब हमें ये लाइन समझाओ that there is a direct link between right to information and good governance. True or false? True. जितना ज्यादा right to information का अधिकार है, गवर्नेंस उतना अच्छा होगा। ठीक है? कौन से केस में डिस्कस किया गया था ये? अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज की क्लास में 2 केसेस पढ़ लिए हम लोग ने अभी तक। पहला केस कौन सा था? रिलायंस पेट्रोकेमिकल वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस। दूसरा कौन सा था? अंजलि भारद्वाज। ये तो नहीं कर दोगे कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल वर्सेस अंजलि भारद्वाज? कितने बच्चों को लग रहा है कि हाँ बात तो सही है? मिक्स खिचड़ी ना बनाना, दोनों अलग अलग है। अंजलि भारद्वाज केस में हुआ था देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाएगी पब्लिक अथॉरिटी में, सिटीजंस इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, हमारे जो सिटीजंस है वो इन्फॉर्म्ड रहेंगे,
उनको पता रहेगा कि सरकार क्या कर रही है, अकाउंटेबिलिटी बेटर हो जाएगी। ये लास्ट लाइन देखो, ये कह रहे थे आरटीआई एक्ट आने के बाद ऐसा हो जाएगा, हुआ? थोड़ा तो हुआ है ना, कुछ तो बेटर हुआ। रिडक्शन इन करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर इसको स्टॉप करेंगे। होमवर्क, पहला होमवर्क क्या था आपका? पारस जैन से मिलके आएंगे, ठीक है। दूसरा होमवर्क ये, यहां तक के नोट्स बनाएंगे पीडीएफ से देख के, ठीक है, इसको रीड करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पे देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है। और एक सवाल हम आपसे पूछते हुए जाएंगे। सवाल ये है, एक एंटिटी थी जिसमें 100% फंडिंग सरकार की थी, मतलब लेट्स से एक एनजीओ था, उस एनजीओ में सरकार की पूरी फंडिंग थी, ठीक है। उस एनजीओ पे किसी ने आरटीआई की एप्लीकेशन दी। जब आरटीआई की एप्लीकेशन दी गई तो एनजीओ ने रिजेक्ट कर दिया। एनजीओ ने कहा भैया आई एम नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी और इसलिए हमें जवाब देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये बताना है कि एनजीओ के ऊपर आरटीआई एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। टू बी कंटिन्यूड होमवर्क था ना ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर पे इसको डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।